जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आपके सामने एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं और आज की क्लास में हम 16 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुए जितने भी मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि आप मैथ और रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही काफ़ी है। प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक, यही बार बार रिपीट करते रहता। तो देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार सवाल है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आप कैसे करिए, थोड़ा देर के लिए वीडियो पॉज करके खुद से प्रयास करिए करने का, क्या कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं और कितना टाइम लेते हैं। देखिए दिया हुआ यदि x 0.333 इंटू 0.25 इंटू 0.499 इंटू 0.125 इंटू 24 के गुणनफल का निकटतम सन्निकट है, तो x का मान पूछ रहा है क्या होगा। देखिए क्या करेंगे ना, बहुत सारे छात्र इसमें फंस जाएंगे, टाइम बहुत ले लेंगे। मैं वो तरीका बता रहा हूँ और ये तरीका आपको कोई टीचर नहीं बताएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक संभव नहीं है। हाँ वो अलग बात है, मैं आप हमसे जुड़े हैं तो मैं बता दूंगा कि भाई इस तरीके से सोचना है। देखिए अब क्या है ना, बहुत सारे छात्र क्या करने लग जाएंगे, 0.333 को क्या करने तोड़ने लग जाएंगे। मेरे भाई इतना मत करना। 0.33 इसका रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, 1/3 होगा ना। 1/3 को क्या लिख सकते हैं, इतना तो ही लिख सकते हैं ना। 0.333 इनफाइनाइट तक करते रह जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, इंटू, अब 0.25 को क्या लिख सकते हैं, ये कितना है, सवा है ना, मतलब 1/4 है, 4 का एक हिस्सा है ना, तो 0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना। अब देखिए 0.499, अब इसमें भी क्या करना है ना, सेम लॉजिक अपनाना। अब देखिए 0.4499 मतलब क्या है, ये करीब 0.5 के आसपास है ना, हम अप्रोक्स ले रहे हैं, निकटतम बोल रहा है सर, तो हम इसको 0.499 को हम 50 मान लेंगे, 0.50, तो उसको क्या बोलते हैं, 0.50 को हम 1/2 बोल सकते हैं ना, तो हम उसको 1/2 ले लेंगे। ये लगभग आधा ही है ना, आधा। 0.49 मतलब आधा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये देखिए 0.125 इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, ये सब देखिए, ये सब चीजें है ना, आप प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप माइंड में सर्कुलेट होते रहेगा तो याद हो जाएगा। अब 0.125 का मतलब 1/8 होता है, ये ध्यान रखिएगा, 1/8 होता है। अब देखिए डिवाइड करिएगा तो 0.125 आ रहा है, ठीक। अब इंटू 24 है, ठीक है, इंटू 24, यही जो बोल रहा है x के बराबर होगा, यही बोल रहा है का निकटतम सन्निकट है, मतलब x जो इतना के बराबर x है। अब देखिए क्या करेंगे हम, 24 है ना, 8 या 24 खत्म। अब देखिए क्या है, 1/8 आ रहा है ना, तो x बराबर क्या आएगा, 1/8। और आपसे पूछ क्या रहा था, यही तो पूछ रहा था, x का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो हड़बड़ाना नहीं है, ध्यान से पहले चीजों को देखना है, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना, उसके बाद जो है ना आराम से निपटा देना, कोई ऐसा चीज नहीं। अब मान लिया जाए 0.33 की जगह 0.666 इस तरीके से रहता तो क्या होता, 2/3 होता, यही ना होता, 2/3 होता। ये 0.6 से बन रहा था तो क्या होता, तो भी वही चीज होता, 2/3। कभी कभी 0.66 दे देगा, कभी 0.67 दे देगा, उससे क्या मतलब, वही चीजें वही होता है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये खास करके इस क्वेश्चन में क्या है, इसका मतलब बता दिए आपको 1/3 और इसका मतलब 1/8, बस दो चीज याद रखिए, बाकी ये तो अप्रोक्सीमेटली है ना, बस, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल आ गया है प्रॉफिट एंड लॉस का, बहुत ही बढ़िया सवाल है। बोल रहा है यदि कोई आदमी 20 पुस्तकें 1800 रुपये में बेचता है तो उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो पूछ रहा है एक पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बुक। तो देखिए जब भी क्वेश्चन आपके सामने अनएक्सपेक्टेड आता है ना, आपको समझ नहीं आता है क्या करें, पूछ रहा है क्या और बताना क्या, तो आपके माइंड को थोड़ा सा स्टेबल करना अपने, और ठंडे दिमाग से सोचना, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा सोचना, उस पर समय देना, एकदम बन जाएगा। देखिए बोल रहा कोई आदमी 20 पुस्तकें 1800 रुपये में बेचता है,
ठीक है भाई, 20 पुस्तकें तू बेच ले। अब मान लीजिए सेलिंग प्राइस 20 पुस्तक का दिया हुआ 1800, यदि एक पुस्तक का हम सेलिंग प्राइस निकालें तो कितना आएगा? 90 रुपया आएगा। 90 रुपया आएगा ना, बस। अब हम मान लेते हैं कोस्ट प्राइस जो एक पुस्तक का होगा वो 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक, 100 रुपया। अब तो 5 पुस्तक का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 5 एक पुस्तक का ये मान लीजिए, तो 5 पुस्तक का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो बोलिएगा 5x हो जाएगा, हो जाएगा ना 5x। अब बोल रहा है कि 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 20 पुस्तक 1800 रुपये में बेचा, यानी 20 पुस्तक का यदि हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, 20 पुस्तक का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं तो कितना रुपया आ जाएगा? बोलिएगा 20x आ जाएगा, आएगा ना। तो 20x में जब बेचता है ना तो 1800 रुपये में बेचता है, तब जाकर उसको 5 पुस्तकें यानी 5x के बराबर लाभ होता है। मतलब कि इसमें जो होगा ये भी मिला होगा ना, तब ने जाकर लाभ हो रहा। तो 20x प्लस 5x कितने के लाभ बेच रहा? कितने में? 1800 में। तो कितना हो जाएगा? 25x बराबर 1800। तो यहाँ से x बराबर निकालिएगा तो 1800 बचते 25 आएगा, मतलब 25 सतह 75, 25 दूना 50, यानी 72 रुपया आएगा। और x क्या माने थे? एक वस्तु का, एक पुस्तक का कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। और आपसे पूछ क्या रहा? वही पूछ रहा है, एक वस्तु का क्रय। आ गया ना 72 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। नहीं समझ आया फिर से बताते हैं, रुको। जैसे कि देखिए, मान लिए कॉस्ट प्राइस एक वस्तु का पूछ रहा, क्रय मूल्य क्या है, तो उसका मान लिए कि 100 रुपया एक पुस्तक का क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया। अब 20 पुस्तकों का सेलिंग प्राइस दिया हुआ 1800 रुपया। यदि हम 20 पुस्तकों का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 20x रुपया आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका जरूरत भी नहीं था करने का। अब 20x में जब 1800 रुपये में बेचता है, यानी 20, तो उसको कितना? 5 पुस्तकों की क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यानी कि जो बेच रहा है ना, जो 1800 रुपया बेच रहा है, इसमें क्या होगा? जो 20x तो होगा ही, प्लस जो 5 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है वो भी तो होगा ना, तब जाकर टोटल बेचता है 1800 में। बस वही कर दिए, 5x प्लस 20x बराबर 1800। तब इसमें लाभ भी छुपा हुआ है। 5 देखिए, 5 वस्तु का क्रय मूल्य है ना 5 किताब का, तो यानी 25x बराबर 1800, x बराबर क्या है? 72 आ गया। फिर भी समझ नहीं आया मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक। देखिए एक और ट्रिगोनोमेट्री का सवाल आ गया, और ये बहुत ही फेमस सवाल है। बोल रहा है यदि 5 tan अल्फा बराबर 4 है, तो पूछ रहा 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan अल्फा का मान निकाल लेंगे। tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसका मान पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट tan अल्फा में हम लाने का कोशिश करेंगे, और तभी आएगा जब हम क्या करेंगे, इन सभी कोस और साइन में कोस से डिवाइड करेंगे। क्योंकि देखिए कोस से डिवाइड करेंगे, साइन बाई कोस क्या होगा? tan हो जाएगा, और tan अल्फा का मान दिया हुआ, उधर कोस से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा कांस्टेंट, जो कि हमको यही चाहिए, हम यही चाह रहे थे। अब देखिए हम इसको यदि कोस से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू tan अल्फा हो जाएगा साइन अल्फा बटे कोस अल्फा। कोस अल्फा से ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan अल्फा का मान कितना? 4/5। फिर -3 इंटू 1 हो जाएगा, वो तो कोस अल्फा डिवाइड मारेंगे 1 ही होगा ना, बस। अब उसी तरीके से 5 इंटू फिर tan अल्फा आएगा, tan अल्फा मतलब 4/5 प्लस 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1, ठीक। समझ में आया ना? कोस अल्फा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए तो tan अल्फा बना, tan अल्फा का मान आपके सामने। अब देखिए 5 कैंसिल, इधर भी 5 कैंसिल, कितना होगा? 4 - 3 कितना आएगा मेरे भाई? 1 बटे ये क्या आ जाएगा आपका? 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यानी 1/6 आ रहा है इसका मान। और आपसे यही पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर आप चाहें तो साइन थीटा का भी वैल्यू बैठा सकते हैं यहाँ, लेकिन निकालना पड़ेगा कर्व का मान, ठीक। लेकिन उतना मत करिए, काहे करिएगा, डायरेक्ट हम tan अल्फा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो ये सब हुआ स्मार्ट अप्रोच, ठीक ना। ये जो तरीका बताए हैं ये स्मार्ट अप्रोच हुआ, ठीक।
साथियों देखिए एक और सवाल है मेंसुरेशन का, बहुत ही सिंपल सवाल। यदि क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो पूछ रहा उस नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, इन जो तीन अलग अलग साइज के भुजा है ना, इन तीनों के आयतन को एक नए घन के आयतन के बराबर कर देना। तो इन तीनों घन का आयतन क्या होगा, भुजा के क्यूब, सभी को भुजा के क्यूब जुड़ जाएगा। तो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर जो है नए घन का आयतन हो जाएगा। नए घन का आयतन, इसका मतलब क्या होगा, नए घन का आयतन क्या होता है, मान लेंगे भुजा के क्यूब होता है, इसका साइड ए मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा प्लस 64 हो जाएगा प्लस 125। तो जोड़ेंगे आपका 80 89, तो आपका आ जाएगा 216 आ जाएगा। ठीक है, 216 आ जाएगा और नए घन का आयतन के बराबर, जो कि क्या होगा, मान लेते हैं भुजा के क्यूब, ए के क्यूब, इस नए घन के भुजा मान लेते हैं ए होगा, तो इसका आयतन ए के क्यूब, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। 6 6 36 6 का 216, मतलब ए 6 पे पावर 3 करेंगे तो अब 216 आएगा। तो यही आपसे पूछ रहा है, नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना, जब भी ऐसे सवाल रहे कि पिघलाया जाता है और दूसरे में बदला जाता है, तो एक दूसरे के आयतन बराबर कर देना। यहाँ पर 3 घन छोटा छोटा पिघलाया गया, तो तीनों घन के आयतन को जोड़कर हम उस नए वाले घन के आयतन के बराबर कर देंगे, बस, बाकी कुछ नहीं करना। देखिए एक और आपके सामने लंबा चौड़ा सवाल दिख रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, बस इसको देखकर डरना नहीं है, एकदम फेस करना है, बन जाएगा। बोल रहा है पी, क्यू और आर एक कार से यात्रा कर रहे हैं। पी पहले घंटे के दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से कार चलाता है। क्यू अगले 2 घंटे के दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से कार चलाता है। फिर आर जो है अगले 3 घंटे के दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से कार चलाता है। यदि वे अपने गंतव्य स्थल पर ठीक 6 घंटे बाद पहुंचता है, तो पूछ रहा उनकी लगभग माध्य चाल ज्ञात कीजिए। माध्य चाल मतलब औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या है ना, पी पहले 1 घंटा के लिए, ध्यान दीजिएगा, पी पहले 1 घंटा के लिए कितना डिस्टेंस कवर करता है मेरे, तो सॉरी कितना चाल से जाता है, तो बोलिएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ये हो जाएगा 40 किलोमीटर हो जाएगा ना। दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय हो गया। अब उसी तरीके से क्यू कितना है, अगले 2 घंटे में कितना किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो लिख दिए। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 गुने 50 मतलब 100 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करता है। उसके बाद तीसरा व्यक्ति आर जो है ना, अगले 3 घंटे के दौरान, अगला 3 घंटा जो है आर कितने किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो जा रहा, तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 180 किलोमीटर करेगा ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, किलोमीटर होगा। अब देखिए पूछ रहा माध्य चाल मतलब औसत चाल। औसत चाल क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी इन तीनों के द्वारा कवर किया गया कुल दूरी बटे इन तीनों के द्वारा टोटल लगा टाइम, बस। और टाइम यहाँ बोल रहा है 6 घंटे लगता है, ठीक 6 घंटे। देखिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, क्या हुआ, 1 2 3 3 6 घंटा लग रहा है, मतलब सब सही है। अब क्या है, औसत चाल यानी माध्य चाल पूछ रहा है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 40 प्लस 100 प्लस 180 कितना आ जाएगा आपका 200 320 आ जाएगा 320 बटे कुल दूरी बटे कुल समय। समय कितना लग रहा है, 6 लग रहा है मेरे दोस्त, इसमें बोलने की जरूरत ही नहीं। तो क्या आ जाएगा, 6 पचे 30, 6 तिया 18, 2 फिर 6 तिया 18 फिर 2 6 तिया 18, यानी 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया औसत चाल, जिसको हम माध्य चाल के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। कुछ नहीं था, बस लंबा चौड़ा हड़का दिया था एग्जामिनर देकर कि भाग जाएगा। भागना क्या है, लड़ना है मेरे भाई, फाइट करना, और फालतू का जाने नहीं देना 1 नंबर, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। जब भी ऐसा सवाल आए तो हड़बड़ाना नहीं, कर लेना, ठीक। देखिए साथियों एक और सवाल आया है, ये भी लगता है आपको उलझाने वाला सवाल दे दिया है। बोल रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 0.0000327 में से घटाने पर प्राप्त संख्या जो होगा ना वो पूर्ण वर्ग हो जाए, मतलब किसी का स्क्वायर हो।
तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन यदि मेरे सामने आता तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को जो है ना एलिमिनेट कर देता। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर देता, क्योंकि जो भी संख्या आएगा वो पॉइंट के बाद जितना नंबर है ना उसी के रेफरेंस में घटेगा, उसी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितना है, 5 है, तो यहाँ लेकिन 6 है, तो ये भी खत्म हो जाएगा मेरे भाई। तो ऑप्शन एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए घटा लीजिए, वो कौन सी छोटी संख्या है, इसमें से घटाना है हमको। 0.0000327 में से घटाना है। मान लेते हैं के संख्या, कोई संख्या x घटा लीजिए, के अलावा छोड़िए x घटाएंगे तो जो संख्या होगा ना मेरे भाई वो पूर्ण वर्ग हो जाना चाहिए, मतलब किसी का स्क्वायर होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन बारी बारी से रखिएगा तो घटाइएगा तो थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन मैं टेक्निक इसका बताता हूँ। देखिए यदि 0.3 घटाते हैं तो 0.03 घटाइएगा तो यहाँ कोई सेंस नहीं बचता। यहाँ पे इसके आसपास देखिए 324 दिख रहा संख्या, 18 का स्क्वायर है ना, तो हमको यहाँ 324 लाना है, मतलब यहाँ पर घटेगा 3 तो घटेगा, 3 तो ये घटेगा मेरे भाई, 3 घटेगा तब में 324 आएगा ना। तो इसके बाद इसके पहले जितना भी नंबर होगा सब 0 होना चाहिए, तो इसके पहले जो है कम से कम 5 0 होना चाहिए। 2 2 4 1 5, ऑप्शन एक ही दिख रहा है ना, 5 0 उसके पहले। तो ये सब अप्रोच जो है ना आपको कोई नहीं सिखाएगा, खुद आप प्रैक्टिस करिएगा तभी सीखिएगा। ये कड़वा सत्य है मेरे भाई, और मैं बता रहा हूँ, ठीक है कुछ चीजें बता दूंगा ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करिए, ठीक। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा 7 इंटू 0.7 इंटू 0.07 इंटू 0.007 इंटू 70, मतलब 70 का मान पूछ रहा क्या होगा। तो आप इसको देखिए क्या करिएगा, 7 इंटू 0.7 को हम क्या लिख सकते हैं 7/10, फिर 0.07 को क्या लिख सकते हैं 7/100, फिर 0.07 को 7/1000 इंटू 70 आ रहा, ठीक। अब देखिए 1 0 खत्म। अब 7 पे पावर 5 हो रहा, 7 को 5 बार गुना करेंगे तो 7 पे पावर 5, तो 7 पे पावर 5 जब करिएगा ना मेरे भाई तो 16,807 आ रहा, ठीक है ना, 16,807 आएगा। मेरा 100% विश्वास है, इस ऑप्शन के माध्यम से ही देखकर पता करनी है कि इतना आने वाला। अब देखिए डिवाइड कितना होगा, तो 10 पे पावर 5 से होगा, यानी 5 0 नीचे होगा ना, तो 5 0 होगा, इधर राइट साइड से 5 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, 2 2 4 1 5, यानी 1 के जस्ट पहले बैठेगा पॉइंट, तो हो जाएगा आप इसको 0.16807 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है कोई पॉइंट, ये तो 1 तो खत्म हो जाएगा, 2 4 6 7 वो 5 अंक के बाद होगा तो वो 6 है, वही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.16807 होगा, ठीक। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखिए इसको अप्रोच देखिए ऐसे कर सकते थे, 1 अंक के बाद 2 1 3 3 3 6 यानी जो भी पॉइंट होगा ना इसके बाद जो है 6 वो डिजिट होगा, लेकिन यहाँ पर एक 10 और दिया हुआ है, मल्टीप्लाई है ना एक 0, तो मतलब ये कम जाएगा, 6 अंक नहीं रहेगा बल्कि यहाँ पर 5 अंक इसके बाद रहेगा पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद देखिए एक ही अंक है, 6 अंक खत्म, ये तो दिख रहा है इसे ही जाते हो जाएगा, ये 4 अंक है ये भी खत्म, तो और पॉइंट के बाद कितना है 5 अंक, ये दिख रहा है ना, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। बोल रहा है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, मतलब हर 6 महीना में किया जाता है, तो 15,000 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना। आपको बताए हैं बहुत बार कि जब भी अर्धवार्षिक रूप से बोले तो रेट जो होता है ना मेरे भाई हर 6 महीना पर बोलता है ना, तो रेट जो होता है वो आधा हो जाता है, और टाइम जो होता है वो दोगुना हो जाता है, ठीक। उसी तरीके से जब अर्धवार्षिक बोला है ना, यदि आपसे बोलेगा 3 माही हर 3 महीने पर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, रेट जो होता है मेरे भाई रेट होता है वो 1/4 हो जाता है, यानी R/4 हो जाएगा, और टाइम जो होता है ना वो 4 टाइम हो जाता है, 4 से गुना हो जाता है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं, कभी कभी क्या होगा ना एग्जाम में कंफ्यूज कर जाइएगा,
चाहिए जब एग्जाम हॉल में रहेगा पता लगेगा कि यहाँ 4 से डिवाइड करें या 3 से करें, 4 से मल्टीप्लाई करें या 3 से मल्टीप्लाई करें। तो ये सब चीजें हैं ना, छोटी छोटी है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक। यहाँ पर बोल रहा है अर्धवार्षिक रूप से, तो हमको अर्धवार्षिक रूप से कुछ नहीं जानते, हम जानते हैं कि जो रेट है ना उसको हम आधा कर देंगे, मतलब 2% हो जाएगा। 4% रेट था तो आधा हो गया 2%। अब 1 वर्ष में प्राप्त बोल रहा है, तो 1 वर्ष पहले टाइम था, अब इसका दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा, बस। अब यही कर देना। अब पैसा आपको प्रिंसिपल दिया 15,000 रुपया, तो 2% का मतलब क्या होगा मेरे भाई, 1/50 होगा। दो लिख देता हूँ, 2% का मतलब 2/100 का मतलब क्या होगा, 1/50। अब जानते हैं 1/50 हुआ। अब मान लेते हैं कोई राशि 50 रुपया से बढ़कर 51 हो गया है, तो 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो हम पावर क्या करेंगे, 2 कर देंगे मेरे भाई, पावर 2 कर देंगे। अब 50 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 00 हो जाएगा। अब 51 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको ध्यान होना चाहिए, 51 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा 0 1 26 हो जाएगा, 2601, इतना ही होगा 51 का, हाँ ठीक है, 1 का ठीक, 2601। अब ये क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, और ये कितना होता है मेरे भाई, अमाउंट होता है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और आपसे यही पूछ रहा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी देखिए कितना का डिफरेंस है मेरे भाई, 101 का है, 101 का है ना, 101 का डिफरेंस है। देखिए कोई 101 का मल्टीपल दिख रहा, क्या 600 101 का मल्टीपल है, नहीं है, खत्म कर देंगे। क्या ये 101 का मल्टीपल है, 101 यदि हम 6 से करते हैं तो 606 आ रहा है ना, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है 606, ये भी हो सकता है, बी या डी भी हो सकता है। ये क्या आएगा, 5 से करेंगे तो 505 आएगा, तो 55 आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना, तो ये नहीं आएगा, यानी ए और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बाकी अब बचता है बी और डी में। बी और डी में देखिए कुछ नहीं करना, आपको दिया है कितना, 25,000, कितने के बराबर आप माने थे, असल में कितना था राशि, 15,000, आप माने कितना, 25,000, यानी मेरे भाई 25,000 का वैल्यू 15,000 रुपया है आपका, सॉरी 2500 का वैल्यू, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 101 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 101 मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, 606 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 606, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से देखिए, बताने में समय लग गया, जब आप करिएगा ना खुद से तुरंत बन जाएगा, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, 30 से 40 सेकंड। विश्वास नहीं होता, बना कर देखिएगा खुद से, जब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी ना, तब बना कर देखिएगा, ठीक। हमको समझाने में लग जाता है। देखिए एक और सवाल है, इस बार सिंपल इंटरेस्ट का है। बोल रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज जो होगा ना, वो निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर होगा। आपसे रेट पूछ रहा, तो जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, सबसे पहले वो लिख देना, क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। ये लिखना नहीं है एग्जाम हॉल में, बस मन में सर्कुलेट कर लेना, मन में ये याद कर लेना। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है, जो निवेश किया गया राशि है ना उसका 3/4 हो जा रहा है। तो मान लेते हैं जो प्रिंसिपल है ना, निवेश किया गया राशि 4 मान लेते हैं, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, इसका 3/4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हो जाएगा ना। सिंपल इंटरेस्ट 3 हो जा रहा है, और हम यदि निवेश की गई धनराशि कितना माने 4, तो 3 हो जाना। इनटू रेट कितना है नहीं पता, हमको निकालना है रेट, इनटू टाइम कितना है 15 वर्ष बटे 100 है, ठीक 100 है। अब देखिए इसको काटेंगे, 3 बचे 15, ये काटेंगे 5 20 बचे 100, 4 बचे 20 आ रहा, यानी आर बराबर कितना आ रहा है मेरे भाई, 5% आ रहा है। और आपसे यही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। जब भी ऐसा सवाल रहे, निवेश की गई धनराशि के इतना भाग है, इतना % है, तो आप सीधे क्या करना है, जो भाग रहेगा नीचे वाला वो मेन राशि मान लेना, ताकि फ्रैक्शन से आप निकल जाएंगे। या मान ले 10% बोलता निवेश की गई राशि, तो ये टोटल प्रिंसिपल मान लेते हैं 100%, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इसका 10% 10 रुपया हो जाता। बस इस तरीके से करिएगा तो कैलकुलेशन करने से बच जाइएगा। देखिए एक और सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बहुत ही मजेदार है। बोल रहा है यदि द्विघात बहुपद f(x) = x² - 8x + k के
शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। शून्यकों मतलब इसके जो फैक्टर्स होंगे ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो फैक्टर होगा, क्योंकि जितना पावर x पर रहेगा उतना ही इसका वैल्यू आएगा। ठीक, यदि पावर 3 रहता, क्यूबिक रहता इक्वेशन जो है ना, तो उसका वैल्यू जो होता है 3 होता है। पावर 2 है तो 2 रहेगा, पावर 1 रहता तो एक ही वैल्यू आता। ये मतलब इसका शून्य, यानी शून्य क्या होता है, दो वैल्यू आएगा, एक अल्फा दूसरा बीटा, यानी अल्फा और बीटा के वर्गों का योग दिया हुआ है 40। शून्य यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। ठीक, अब इसका वर्गों का योगफल बोल रहा है। वर्गों का योगफल जो है मेरे भाई ये दिया हुआ है 40। ध्यान रखिएगा, योगफल का वर्ग नहीं बोल रहा, वर्गों का योगफल, यानी जो शून्य का अल्फा और बीटा है इसके वर्गों का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का योगफल 40 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है के का नहीं निकलेगा। पिछले क्लास में फॉर्मूला बताए थे ऐसा। देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी लिख सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 40 है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आपके सामने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रहे, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है मेरे भाई माइनस बी बटे ए होता है, यानी इसके जो मूल्यों का योगफल होता है माइनस बी बटे ए, और इनके गुणनफल का वैल्यू जो होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी इनके शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो सी बाई ए होता है। ये चीज मैं लिखा चुका हूँ पिछले क्लास में, फिर लिखा दिया हूँ। ठीक, अब यहाँ माइनस बी बाई ए, बी क्या होगा मेरे भाई, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो बी होगा एक्स का कोफिशिएंट होगा और ए जो होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, सी क्या होगा कांस्टेंट होगा और ए क्या होगा फिर से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी बटे ए, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस बी बटे ए खोजना है, तो माइनस बी क्या है, बी एक्स का कोफिशिएंट है, तो माइनस पहले फॉर्मूला लगा हुआ, एक और माइनस यहाँ माइनस बी बटे ए, तो माइनस 8 माइनस माइनस प्लस कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना, 8 बटे ए क्या होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा मेरे भाई सी बाई ए, सी क्या है कांस्टेंट यहाँ पर क्या है के है, तो के बाई ए क्या है ए, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है बराबर 40 है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, माइनस 2 के बराबर 40, तो यहाँ पर क्या आएगा 24 बराबर 2 के आएगा ना, 2 के उधर चला गया, 64 माइनस 40 कितना आएगा 24, तो के बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, के बराबर आ जाएगा 12, और आपसे यही पूछ रहा था के का मान ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये चीज, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड ये फॉर्म है। ठीक, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में इसका फॉर्म होता है, और इसके 2 रूट होंगे, पावर 2 है तो 2 होगा, पावर 3 रहता तो 3 उसका मान निकलता है, एक पावर रहता मतलब कुछ नहीं एक्स सिर्फ रहता तो एक पावर एक वैल्यू निकलता। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 है, 2 वैल्यू निकलेगा, एक अल्फा कहलाएगा दूसरा बीटा कहलाएगा, और अल्फा प्लस बीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए होता है। फिलहाल इतना याद रखिए। ठीक साथियों, देखिए एक और सवाल है परसेंटेज का, बोल रहा है एक गांव की जनसंख्या, कुल जनसंख्या 4000 है, पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या जो है 4500 हो जाती है। तो पूछ रहा हूं कि नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। इस क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, मान लेंगे पुरुष की संख्या x और महिलाओं की संख्या जो है 4000 माइनस एक्स। मेरे भाई ऐसा मत करना, धोखा खा जाओगे, बंद हो जाएगा, नो डाउट 100% बनेगा कुर्सी के साथ, लेकिन टाइम लग जाएगा और हमको टाइम ही बचाना है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, एलिगेशन माध्यम से कितना आराम से बनेगा। देखिए जनसंख्या कितना था मेरे भाई 4000 बोलिएगा था ना, अब बढ़कर कितना हो जाता है बोलिएगा 4500 हो जाता है। टोटल कितना बढ़ रहा है देख लेते हैं, तो 500 अंतर है, 4000 के रिस्पेक्ट में निकालना इंटू 100 कर देते हैं, 2 0 2 0 1 0 खत्म, ये आ जाएगा आपका 25/2% बढ़ रहा है। ठीक, 25/2% बढ़ रहा है, प्लस में लिख देते हैं। और ओवर हम क्या लिखते हैं, ये ऐसे लिख देते हैं, ये लिखते हैं ना, ये यहाँ पर क्या लिखा था
टोटल लिखाता है, तो टोटल कितना बढ़ रहा है, तो बोलिएगा 25/2% बढ़ रहा है। ठीक, मैं ऐसे लिख देता हूँ 25/2% बढ़ रहा। अब यहाँ पर मेल लिख लीजिए और यहाँ फीमेल लिख लीजिए। अब देखिए मेल का कितना बढ़ रहा है, मेल 10% बढ़ रहा है, तो आप चाहें तो ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट 10%, और फीमेल का कितना बढ़ रहा है 20% बस। अब देखिए क्या करिएगा, दोनों को घटा दीजिएगा, हो गया। तो दोनों को घटाने के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पर नहीं तो समझ आएगा ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि फ्रैक्शन में आ जाए तो कुछ नहीं करना। अब थोड़ा देर के लिए 25/2 मत मानो, 2 से वो सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फ्रैक्शन से हटने के लिए 2 से नीचे वाला जो रहता है उससे मल्टीप्लाई सब में कर दो, इसमें भी कर दिए, इसमें भी, इसमें सेम काम कर सकते हैं बस। अब क्या हो जाएगा, निकालेंगे तो 15 रेशियो कितना 5, तो 3:1 आ रहा, यानी 4 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 बराबर 4000 था, तो 1 बराबर 1000। तो पूछ रहा पहले जो गांव नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या कितना था 3 था, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 3000 आदमी था। ठीक, 3000 आदमी, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, वही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। यदि महिलाओं की संख्या पूछता तो महिलाओं की संख्या 1000, बाकी 3000 मर्द पुरुष था, तो 1000 महिला ही होगी। ठीक, तो इस तरीके से आपको बनाना, जब भी ऐसा सवाल है एलिगेशन का मेथड यूज करना और निपटा देना। और एलिगेशन में कोई भी एलिगेशन हो, जब फ्रैक्शन में इस तरीके से आएगा, कोई भी जरूरी नहीं ये भी आ जाता तो भी वही काम करते, यहाँ पर भी फ्रैक्शन में आ जाता तो भी वही काम करते। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में 2 चीज सीख ली। ठीक, देखिए एक और सवाल है ट्रिगोनोमेट्री का, और ये सवाल इसीलिए बोलते हैं, कोई सवाल ये नहीं बोलता कि हम एनटीपीसी के लिए बने हैं, रेलवे के लिए या फिर एसएससी के लिए। देखिए इस क्वेश्चन को ना एसएससी इतना बार पूछता है मेरे भाई, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमडीएस, सब में पूछता है, सीपीओ जीडी में सब पूछता है। इसका आंसर याद कर लेना चाहिए आपको। हमको तो आंसर इसका याद हो गया, सच बताऊं दिल पर हाथ रखकर बोल रहा हूँ, आंसर याद हो गया। इसका सीधा आंसर जो होगा ना आपका हो जाएगा -c² में वाला हो जाएगा, ये दोनों तो खत्म, a² b² माइनस में ये तो खत्म हो जाएगा, इसे प्लस माइनस तो होगा ही, तो ऑप्शन बी ही बचता है, तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। ठीक, प्लस माइनस √a² + b² - c²। अब कैसे आता है मैं ये भी बता देता हूं। ठीक, यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, a cos थीटा 23 बता दे, a cos थीटा - b sin थीटा बराबर c है ना। आपसे पूछ रहा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान पूछ रहा, तो मान लेते हैं k इसका मान होगा। ठीक, इसका मतलब बराबर पता मान लेंगे हम कि k है। अब क्या करेंगे, इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ के, है ना, इन दोनों के स्क्वायर करके जोड़ देंगे। ठीक, सभी को क्या करेंगे, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा लिख देता हूँ। ठीक, इसको मैं लिख देता हूँ, a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा -2ab क्या होगा sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या होगा c² होगा। अब इसको यदि हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा प्लस 2ab sin थीटा इंटू क्या होगा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा k² होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा, 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा, माइनस प्लस खत्म। अब देखिए a² कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, अब क्या होगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 होगा, प्लस इसी तरीके से इसमें b² कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या होगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होगा 1 बराबर उधर क्या होगा c² प्लस k² होगा। अब नहीं दिख रहा आ जाएगा, तो a² प्लस b² माइनस c² बराबर k² होगा, माइनस इधर ले, तो k बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस माइनस होगा ना, √a² प्लस b² माइनस c²। इसको तो हमको लगता है रट ही लीजिए, लास्ट में -c² होगा जो बराबर के उधर रहेगा बराबर के, तो वो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस होगा। ठीक साथियों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और ये सिमिलरिटी से है। देखिए बोल रहा त्रिभुज KMN में PQMN के समांतर है, यदि KP/PM बराबर
बराबर 4/13 और के एन बराबर 20.4 सेंटीमीटर है, तो के क्यू का मान पूछ रहा क्या होगा। और फिगर आपके सामने दे दिया गया है, जो कि पी क्यू जो है ना वो एम एन के समांतर है, ठीक है। केपी बटे पीएम दिया हुआ, केपी का मान कितना है 4 दिया हुआ है मेरे भाई, और पीएम कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ। तो पूछ रहा के क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी एक त्रिभुज में इस भुजा एम एन के समांतर एक और लाइन खींची जाती है, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो होता है केपी बटे इतना बटे टोटल होता है के एम होता है, ठीक, बराबर आपका के क्यू बटे कितना हो जाता है के एन हो जाता है, के एन हो जाता है, ठीक। बस कुछ नहीं करना, बराबर अब क्या होगा, केपी का मान कितना है 4 है, 4 बटे के एम कितना हो जाएगा, के एम टोटल कितना हो जाएगा 4 + 13 17 हो जाएगा, 17 बराबर के क्यू आपसे पूछ रहा तो के क्यू ही रहने देते हैं, बटे के एन का मान दिया हुआ 20.4 दिया, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 17 एकम 17 3 17 दूना 34, 1.2 रुपए कट जाएगा। तो के क्यू बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 1.2 गुने 4 करिएगा तो क्या आएगा 12 चौका 48, एकम जब 0 है तो 4.8 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि आपसे पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन बताएं सभी के सभी समझ आया होगा, और अच्छा क्वेश्चन आज था भी। और नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमको नहीं समझ में आया, कौन सा क्वेश्चन और कौन सा पॉइंट्स नहीं समझ में आया। मैं आपको टेलीग्राम लिंक दूंगा अपना पर्सनल, उस पर आपको मैं डिटेल में बता दूंगा बढ़िया से बच्चों की तरह, ठीक। जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक हम आपको समझाते रहेंगे मेरे भाई, क्योंकि जब तक आप बोले समझ नहीं पाइएगा तो फिर मेरा मतलब क्या रह जाएगा बताने का, तो फिर पता लगेगा आते हैं पढ़कर चले जाते हैं खुद से, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।